जय हिंद दोस्तों। आज आप और हम फिर एक बार जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की चर्चा को लेकर। और आज फिर हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। तो अपनी कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं का टॉपिक चल रहा है, तो उसमें अपने नर्मदा नदी पर बनी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देख चुके थे। आज हम देखेंगे चंबल नदी पर बनी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना को, और उसके अंतर्गत बने बांधों की चर्चा आज हम करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे, उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न कल मैंने आपको दिया था, बाणसागर परियोजना या बाणसागर बांध किस नदी पर है? तो वो है दोस्तों सोन नदी पर। किस नदी पर? सोन नदी पर। सोन नदी में आपको पूरी पढ़ा चुका हूं, इसलिए आप उसकी डिटेल बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने को जो जल्दी, और मतलब जल्दी क्या, परंतु अपने को कोर्स भी कंप्लीट करना है। अपन बार बार एक चीज पे टॉपिक पर चर्चा नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न आपको मैंने दिया था, मध्य प्रदेश की दूसरी यानी सेकेंड नंबर की कौन सी ऊंची चोटी है? तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कई बार बताया है कि बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तो सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी जिसकी कुल ऊंचाई 1172 मीटर है। उसके बाद तीसरा प्रश्न मैंने आपको दिया था, काली सिंध नदी का उद्गम। तो दोस्तों काली सिंध नदी का उद्गम देवास के बागली से होता है। देवास से बागली से उद्गमित होती है तथा अंत में चंबल नदी में समाहित होती है काली सिंध नदी। उसके पश्चात चौथा प्रश्न मैंने आपको दिया था, सिंध नदी का समागम। सिंध नदी कहां पर जाकर समाहित होती है या कहां मिलती है किसी और नदी में? तो समाहित होती है दोस्तों चंबल नदी में। और एक और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, उद्गमित होती है तो विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से उद्गमित होती है। विदिशा के सिरोंज तहसील से समाहित होती है तो चंबल नदी में। उसके पश्चात एक और प्रश्न मैंने दिया था कि छिछली काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो छिछली काली मिट्टी का ही एक उप प्रकार है। मैंने काली मिट्टी के 3 उप प्रकार बताए थे कि साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। तो ये छिछली काली मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल और सिवनी जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो छिंदवाड़ा, बैतूल और सिवनी जिले में प्रमुख रूप से छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। ये काली मिट्टी का एक उप प्रकार है। साधारण काली उत्तरी मालवा में तथा गेदी काली दक्षिणी मालवा में पाई जाती है। मिट्टियों के प्रकार में हमने इसकी चर्चा की थी। तो ये 5 प्रश्न कल के आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ लोगों के कमेंट जरूर आए थे कमेंट बॉक्स में, तो वो आंसर अपने मिला लें। और जितने भी आए थे मैंने थोड़े देखे हैं, तो जितने भी आंसर आपको याद थे वो दिए, तो वो सही आंसर है। ठीक है, और कोई आपको नहीं पता हो तो आप यहाँ से मिला लें। और दोस्तों कल और कमेंट और आज की कमेंट में फिर कमी हो गई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें तो हमें और उत्साह मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। तो आज अपन चर्चा करते हैं चंबल नदी पर बनी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। आज अपन इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना। तो दोस्तों चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि चंबल नदी पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो बनी है, इस बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से बांध है उन पर चर्चा करेंगे। तो चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना मुख्यतः मध्य प्रदेश की है।
परंतु ये एक अंतरराज्यीय है, यानी कि इसके जो बांध जो है वो राजस्थान से लगे हुए हैं। तो एक अंतरराज्य यानी कि दो राज्यों से मिलकर बनी है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। और एक संयुक्त है, संयुक्त और अंतरराज्यीय दो चीज आप इसको बोल सकते हो चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना को। इसकी नींव सन 1953-54 में ही रख दी गई थी। तो आइए अपन देखते हैं। तो चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत तीन प्रमुख बांध है। पहला बांध आता है गांधी सागर बांध। ठीक है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना पर चंबल नदी पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में कहां पर अवस्थित है? मंदसौर जिले में। सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं जो बोल रहा हूं, कुछ कुछ इंपोर्टेंट चीजें लिख रहा हूं, पर आप शब्दों पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि चंबल नदी पर बना हुआ है, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में अवस्थित है। इसकी नींव 7 अप्रैल 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। ठीक है, सात अप्रैल 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। 1960 के दशक तक ये बनकर तैयार हुआ गांधी सागर बांध। उसके पश्चात इससे प्रमुख रूप से सिंचाई के लिए जल को फायदा जल की आपूर्ति किसानों को हुई तथा अभी वर्तमान में मंदसौर एवं नीमच जिले की मंदसौर और नीमच जिले की लगभग 3.73 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती है। किससे? गांधी सागर बांध से। 1960 के दशक तक यह बनकर तैयार हुआ। वर्तमान में 3.73 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती है। इसकी कुल ऊंचाई की चर्चा करें तो इसकी कुल ऊंचाई 64 मीटर है हाइट, और लंबाई की चर्चा करें तो लगभग 514 मीटर के क्षेत्रफल में, लंबाई के क्षेत्रफल में यह बांध फैला हुआ है। और इस पर लगे जल विद्युत संयंत्र की बात करें, यानी कि विद्युत उत्पादन, तो जल विद्युत संयंत्र जो इस पर लगा हुआ है उसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की अपन बात करें तो उसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। किसकी? गांधी सागर बांध की। और यह विद्युत उत्पादित होती है यह मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में, राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में 50-50% बटती है, यानी कि मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्य के मध्य 50-50% का बंटवारा होता है जो विद्युत उत्पादन होती है उससे। तो दोस्तों ये अपना गांधी सागर बांध है। इसकी नींव 7 अप्रैल 1953 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस वक्त के थे, उन्होंने रखी थी। 1960 के दशक तक आते आते बनकर तैयार हुआ। मंदसौर व नीमच जिले की लगभग 3 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि से सिंचित की जाती है। इसके अलावा सिंचाई के अलावा अन्य रोजगार और नहरें से भी आसपास के क्षेत्रों को बांधों से फायदा होता है। अपन देखें बहुउद्देशीय परियोजनाओं में तो उसके पश्चात इसकी ऊंचाई देखिए अपनों ने 64 मीटर, लंबाई 514 मीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और जल विद्युत संयंत्र जो इस पर लगा हुआ है जो कि विद्युत का उत्पादन करता है उससे लगभग 115 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न होती है। वह राजस्थान व मध्य प्रदेश में 50-50% की बंटवारा होता है या बढ़ती है। ठीक, दूसरा अपन बांध देखे तो इस चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना में तो हमारे समक्ष आता है राणा प्रताप सागर। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध भी
अपने चंबल नदी पर ही बना हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि चंबल नदी को उद्देश्य परियोजना पड़ रही है तो चंबल नदी पर होगा। राणा प्रताप सागर बांध भी चंबल नदी पर है। राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले पर, राज्य चेंज हो गया है, राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है। इसकी कुल ऊंचाई की बात करें 54 मीटर यानी कि 54 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। लंबाई की बात करें तो 1143 मीटर इसकी कुल लंबाई है। मीटर लंबाई क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस पर लगे जल विद्युत संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है, जो कि 172 मेगावाट की जो विद्युत उत्पादन होती है ये भी 50-50% राजस्थान व मध्य प्रदेश में बढ़ती है। दोनों राज्य 50-50% की हिस्सेदारी विद्युत उत्पादन में रखते हैं। तो दोस्तों ये अपना राणा प्रताप सागर भी कंप्लीट हो गया। चंबल नदी पर बना हुआ है, राजस्थान राज्य में चित्तौड़गढ़ जिले में। कुल ऊंचाई तो 54 मीटर, लंबाई तो 1143 मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। विद्युत उत्पादन क्षमता आप लोगों ने देखी 172 मेगावाट। और ये भी विद्युत उत्पादन जो भी विद्युत उत्पादित होती है ये भी मध्य प्रदेश व राजस्थान में 50-50% की हिस्सेदारी रहती है। ये राणा प्रताप सागर अपने समीपी लगभग मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध से लगभग 54 किलोमीटर के आसपास, 50 से 54 किलोमीटर के आसपास ही अवस्थित है। यानी कि अपने मध्य प्रदेश की सीमा पर ही लगा हुआ बांध आप इसे बोल सकते हैं। अपन अब दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बांध की चर्चा करें तो वो आता है अपने पास जवाहर सागर बांध, जो कि इसी नदी पर बना हुआ है। जवाहर सागर, तो दोस्तों जवाहर सागर बांध भी चंबल नदी पर बना हुआ है। राज्य देखे तो राजस्थान राज्य में है और जिला देखे तो कोटा, राजस्थान राज्य के कोटा जिले में जवाहर सागर बांध अवस्थित है। इसकी कुल ऊंचाई देखें तो 42 मीटर है, 42 मीटर, और लंबाई देखें तो 523 मीटर इसकी कुल लंबाई क्षेत्रफल में भूभाग में फैला हुआ है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता हम देखें तो 99 मेगावाट 99 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता अपने जवाहर सागर बांध की है। पर एक और चीज मेन फैक्टर बता दूं आपको कि जवाहर सागर बांध का पूर्व में नाम था, या उपनाम भी बोल सकते हैं कि कोटा बैराज। कोटा बैराज इसका पूर्व में नाम था। वर्तमान में चंबल नदी पर अवस्थित है, राजस्थान राज्य के कोटा जिले में अवस्थित है। ऊंचाई 42 मीटर, लंबाई 523 मीटर, क्षेत्रफल फैला, विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट और पूर्व नाम था कोटा बैराज। ये 99 मेगावाट भी राजस्थान राज्य व मध्य प्रदेश में 50-50% बढ़ता है। विद्युत दोनों राज्यों में 50-50% होती है, क्योंकि जल मध्य प्रदेश का है, यानी कि चंबल नदी मध्य प्रदेश में होकर बहती है और अपना बना राजस्थान राज्य में हुआ है ये बांध। तो सरकार की साझेदारी के साथ 50-50% विद्युत को बांट लेती है। तो दोस्तों आज अपनों ने चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत 3 बड़े बांधों को देख तो लिया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा मैंने समझाने का प्रयास किया है और आपको भी समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे सकते हैं। और इसके अलावा इन बांधों में कोई आपको फैक्ट और दिखते हो तो भी आप बता सकते हैं। तो अपन चंबल नदी पे और चर्चा करते हैं। तो इन बांधों के अलावा चंबल नदी पर कुछ नहरें भी हैं। क्या है नहरें? अपनी चंबल नदी मध्य प्रदेश में कुछ इस प्रकार बहती है। आपको मैंने नदी पूरी पढ़ा रखी है, चलो जगह का में मैप बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, परंतु मैं आपको नदियों का टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नहरें की चर्चा अपन करें तो चंबल नदी के दाईं ओर
अगर चंबल नदी कुछ इंदौर से निकलकर यूं बहती, मैप में आपको काफी अच्छा समझ में आता, यूं होके फिर अपना मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना, श्योपुर मुरैना भिंड से होती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसके जो नहरें जो है, कुछ नहरें का निर्माण किया गया है, नहरों का, जो इस ओर की नहरें राजस्थान राज्य को जल प्रदान करती है। नहरों के माध्यम से राजस्थान राज्य में जल जाता है। और नहरें इंपोर्टेंट है इसलिए क्योंकि कृषि भूमि सिंचाई, कृषि हेतु जल जाता है। और चंबल नदी से राजस्थान राज्य को नहरों के माध्यम से बहुत अत्यधिक फायदा होता है। और ये जो बांध अपना गांधी सागर बांध कुछ यहाँ पर मंदसौर जिले में बना हुआ है, इससे अपने मंदसौर, नीमच और लगभग रतलाम जिले के कुछ हिस्से को भी कृषि का फायदा होता है। उसके पश्चात कुछ नहरें इस ओर भी बनाई हुई है जो कि भिंड, मुरैना, श्योपुर के कृषि भूमि को भी सिंचित करते हैं। तो नहरें भी आप देख सकते हैं। इन नहरों का निर्माण तीसरी पंचवर्षीय योजना लगभग 1961 से 1999 जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उनके तहत इन नहरों का निर्माण किया गया है। तो कई बार प्रश्न पूछ लेता है, चंबल नदी के नहरों का कृषि के लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा, इन नहरों का निर्माण तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1999 के मध्य हुआ है। तो दोस्तों, ये अपनी चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है। आपको और कुछ इसमें कमी दिखती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूरी करवा सकते हैं। और आज क्योंकि समय हो गया है, इसलिए आज अपनों सिर्फ एक ही नदी पढ़ी है, चंबल नदी। और आज हम एक चीज और याद आई, और आपको प्रश्न देना भी रह चुके हैं 5 प्रश्न कल के लिए। तो वह मैं 5 प्रश्न आपको देता हूं, तो आप उनके उत्तर कल कमेंट बॉक्स में कमेंट में दीजिएगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा आंसर दे, क्योंकि मैं पढ़ाए हुए टॉपिक के ही प्रश्न आपको दे रहा हूं। तो आपको ये समझाया मैंने। अब 2-3 और प्रमुख नदियां रह गई है अपनी, एक तो सोन, ताप्ती, बेतवा, ये 3 नदियां और महत्वपूर्ण है, इनकी और अपन चर्चा कर लेंगे। इनसे भी प्रश्न इन बांधों से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं, क्योंकि जेल प्रेरी की वैकेंसी आ चुकी है, उसमें लगभग 10 नंबर का एमपी आता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को चेक करें, ठीक है। तो देखते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए कुछ आपके समक्ष यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, तो उन्हें देखिएगा। अगर आपको नहीं दिखता हो तो वीडियो को रोक कर प्रयास कीजिएगा थोड़ा देखने का। उसके पश्चात मैं आपको और बोलकर भी समझा देता हूँ। इंदिरा सागर बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, इंदिरा सागर बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इंदिरा सागर जो बांध है उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेटेराइट मिट्टी प्रमुख रूप से कौन से जिले या क्षेत्र में पाई जाती है? प्रमुख रूप से 2 जिले आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या उसका क्षेत्र बता सकते हैं। ठीक, केन नदी का उद्गम कहां से हुआ है? केन नदी का उद्गम किस जिले से हुआ है? वो चीज आपको इस प्रश्न के उत्तर में बतानी है, तीसरे प्रश्न के उत्तर में। चौथा प्रश्न आपके समक्ष आता है, नर्मदा नदी के कोई 2 पूर्व के नाम। मैंने आपके सारी नदियों के पूर्व के नाम बताए हैं, पुराणों के नाम बताए हैं, उपनाम बताए हैं। तो आप नर्मदा नदी के कोई 2 उपनाम कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके पश्चात 5वां प्रश्न आपके समक्ष आता है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो आप बताएं। तो आप अगर मैं स्पीड से बोला हूँ, सुनाई न दिया हो, तो आप बोर्ड पे भी देखकर प्रश्न को समझ सकते हैं, मैंने लिखे हुए। और अगर आपको किसी को बोर्ड पे नहीं दिखता है तो शब्दों के माध्यम से मैंने बोला है, तो वहां से सुन समझ कर आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा प्रयास यही है कि हम आप तक अच्छे से अच्छा सही करेक्ट डाटा पहुंचाएं और अच्छे से समझाएं। फिर भी कोई त्रुटि हो जाए तो आप सुधरवा सकते हैं, और आप अच्छा रिस्पॉन्स दें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी दोस्त जेल प्रेरी के उद्देश्य से या फिर अन्य एग्ज़ाम जो आने वाले एग्ज़ाम्स है, जैसे आरक्षक की भर्ती है या और कोई भी वैकेंसी आती हो, उस उद्देश्य से आप अगर कोई तैयारी करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेल प्रेरी में 10 नंबर की महत्वता मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान रखता है। कोई सा भी पेपर उठा लो आप प्रीवियस ईयर का, अगर उसमें 10 नंबर का मध्य प्रदेश नहीं मिले तो बता देना,
यानी कि मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सारी एग्जाम में मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारी वैकेंसियों में आता है। तो आप इस वीडियो को समझें और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें बताएं, हम आपको समझाने का प्रयास और अच्छे से करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।